दिस इज़ कृष्णा लोहान एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई होप सो कि आप कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ बहुत ही डीपली, जो कि थ्योरेटिकल बोल सकते हो आप उसको, नॉलेज यहाँ आपके लिए लेके आती हूँ। इस बार भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट के लिए ईवीएस से रिलेटेड कुछ स्पेशल नोट्स हैं, वेरी डीप, जिनको आप बोल सकते हैं बहुत ही गहराई से उठाए हुए क्वेश्चंस, जो कि एक ही जगह लिखे हुए एक ही वीडियो में मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। ज़रूरत पड़ी तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें से ही आते हैं, मैक्सिमम इसमें से ही आते हैं, क्योंकि ये आपकी सभी बुक्स का निचोड़ होता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए आज पार्ट 1 लेके आई हूँ, वायुमंडल एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 1, यानी कि एटमॉस्फेयर। ओके, हम इसको आज डीपली करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ, सुन पाएँ। अगर आप वीडियो देख नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक तो इसके लिए भी सुविधा है। मैं यहाँ आपको एक एक वर्ड बोल के बताऊँगी, समझाऊँगी, तो आपको आसानी रहेगी। आप काम करते हुए भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेटेड आने वाली वीडियोस जो हैं यहाँ पे तुरंत मिलेंगी, सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से और 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगी। आपको बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाऊँगी। सो गाइज, यू कैन सी हेयर वायुमंडल पार्ट 1, यानी एटमॉस्फेयर पार्ट 1 मैं यहाँ करवाऊँगी आपको। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल को। स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे, किसी चीज़ के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनका गहन अध्ययन करते हैं। वायुमंडल को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि कार्य के हिसाब से क्या कार्य करता है, संगठन उसका जो है, अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं या उसके जो घटक होते हैं। फिर संरचना, उनकी निर्माण कैसा होता है, किस तरह से होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर है किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का घेरा वायुमंडल कहलाता है। आप जानते ही हैं इस चीज़ को, इफ़ यू आर अ साइंस टीचर। पृथ्वी का वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत फैला हुआ है। अब वायुमंडल के कार्य क्या होते हैं? वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वायुमंडल में जल वाष्प भी पाया जाता है, जो आवश्यक, जिससे कि क्या है, आवश्यक वर्षा होती है। वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं, जिनको पृथ्वी का औसत तापमान जो है बनाए रखती है। ग्रीन गैसेस जिनको बोलते हैं, वो पृथ्वी का तापमान बना के रखती हैं। हरित गृह गैसें, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, मीथेन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प आदि गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में हरित गैसें कहलाती हैं। पृथ्वी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि, जैसे 1 बाय 1 जैसे हर साल जो है बढ़ता जा रहा है थोड़ा बहुत। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अकॉर्डिंगली टू, कहाँ से हम मेजर करेंगे इसको? आज़ादी के बाद से कर सकते हैं, या 1952 से कर सकते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान जो है हो गया है। वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है। वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ओजोन लेयर। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उनको सोख लेती है। जैवमंडल की सुरक्षा परत ओजोन गैस को कहते हैं। ओजोन लेयर क्या है? जो हमारे जीव मंडल, जिसमें हम सारे जीव रहते हैं, उसको, उसकी परत को, सुरक्षा जो परत है, उसको ओजोन गैस कहते हैं। वायुमंडल रेडियो तरंगों को भी परावर्तित करता है, जो दूर संचार में सहायक होती हैं। जैसे सैटेलाइट से जो भी तरंगे कैच की जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, वायुमंडल उसको परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका संगठन कैसे होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78%। ओके, वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा
ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। सबसे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस 78%, और सबसे कम उसके बाद दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.93%। ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.93 पॉइंट। वायुमंडल में चौथी सबसे ज़्यादा CO2 गैस पाई जाती है 0.03%। फिर पांचवी अन्य गैसें हैं जिसमें कई सारी गैसें सम्मिलित हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिरोन, नियोन, रेडॉन। इनको अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो पाँचवें नंबर की कैटेगरी में ये आती हैं, और ये 0.04% हैं। हालांकि चौथी से ज़्यादा है, लेकिन अगर इनको अलग अलग डिवाइड करें तो इनके पल्ले कुछ ही आएगा, तो इस हिसाब से पाँचवें नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पर ऑर्गन गैस 0.93, चौथे नंबर पर CO2 गैस पाई जाती है 0.03, और 0.04 कौन है? सारी मिलके हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिरोन, नियोन, रेडोन। ठीक है। अब वायुमंडल के तत्वों की हम बात करते हैं। वायुमंडल के तत्वों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व। स्थायी तत्व में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि ऑलमोस्ट इसमें रहते ही हैं। अस्थायी तत्व जो है आते हैं चले जाते हैं, मतलब ठहरते नहीं है। तो इसमें कौन है? जलवाष्प, जैसे कि बारिश के कणों से बनते हैं। CO2 गैस 03, या इसको O3 भी बोल सकते हैं, CH4, CrXe या रेडोन। ये इस तरह के तत्व हैं जो कि कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कहीं पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो ये अस्थायी तत्व होते हैं। और स्थायी कौन से थे दोस्तों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन यानी N2। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन को बोला जाता है N2। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक कितनी थी? 78%। N2 गैस आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है। यानी जहाँ पर आपने देखा होगा सिलेंडर्स वगैरह में डाली जाती है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह या कहाँ भी बड़ी बिल्डिंग्स में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसके जो स्प्रे करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा काम क्या करती है? उसको आग को फैलने से रोकती है। पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण N2 गैस से करते हैं। और यहाँ पे आगे है, N2 गैस वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यानी वायुमंडल में जो भी दबाव बनता है उसका महत्वपूर्ण घटक कौन है? N2, नाइट्रोजन गैस। N2 गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जिसमें न रंग है, न गंध है, न ही स्वाद है? N2 गैस। N2 गैस का प्रयोग रंगमंच के कार्यक्रमों में कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है, जो आंखों में कम लगता है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, किसी का गायब होने का सीन, किसी का प्रकट होने का सीन दिखाया जाए, तब गैस छोड़ी जाती है, धुआं। मैक्सिमम जो ये है आध्यात्मिक जो सीरियल आते हैं उनमें किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन गैस एक जीवनदायिनी गैस है, आपको पता ही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है, यानी ये आग को भड़काती है, हमें बचाती भी है, आग को भी भड़काती है। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ने में सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो चीज़ें ऐसे कैसे रह जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन गैस के बारे में। ऑर्गन गैस क्या होती है? यह तीसरे स्थान पर थी। कितने? तीसरे स्थान पर थी। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। O2 थी 21%, और ये ऑर्गन गैस है, तीसरे नंबर पर पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती अक्रिय गैस है। ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पाई जाती है। जो हम घरों में ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं उनमें ऑर्गन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पेड़ पौधे CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन से क्या करते थे? वो खाना बनाते थे अपना। और CO2 से क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण का निर्माण सारा ही करते हैं। CO2 गैस आग बुझाने में भी सहायक होती है।
CO2 गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि हरा गृह यानी कि ग्रीन लेयर के लिए CO2 सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, उत्तरदायी होती है। CO2 में कटौती करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक सम्मेलन हुआ था। कटौती से याद कर लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, जिसमें ग्रीन हाउस में कटौती की गई थी। हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। यह सबसे हल्की गैस है, H2 बिल्कुल हल्की गैस है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस भी यही है, हाइड्रोजन। H2 गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है या सिंबल H2। हीलियम है नेक्स्ट, हीलियम के बारे में बात कर लेते हैं। यह दूसरी सबसे हल्की गैस है, पहली थी हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम। यह अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। अक्रिय गैस कौन सी थी? ऑर्गन गैस। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस है। इस गैस का प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में और पर्यटक गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्यटक जो जाते हैं पहाड़ों में, गुब्बारों में उनमें हवा भरी जाती है, जो हवा भरी जाती है उसको हीलियम कहते हैं। हवाई जहाज के टायरों में, जो कि आसमान में उड़ता है और गुब्बारा भी आसमान में उड़ता है, इससे हम याद कर सकते हैं हीलियम, यानी हिलते हुए जाते हैं। अगला है मीथेन गैस, CH4। मीथेन गैस के अन्य नाम बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस, हरित गृह गैस, धान की खेतों की गैस आदि नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन गैस के अन्य नाम कौन से? बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस, हरित गृह गैस, धान की खेतों की गैस। मीथेन। ओजोन गैसें कौन सी होती हैं? O3। ओजोन गैसें O3 सिंबल है इसका। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर तक ऊंचाई पर यह पाई जाती है, ओजोन गैस, जिससे हमारा पर्यावरण रहता है यहाँ तक। O3 गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर सोख लेती है। यह गैस छिद्र का पता कोरमोन और गार्डनर ने, यानी इस गैस के द्वारा फोरमैन और गार्डनर ने 1985 में इसका पता लगाया, जो अंटार्कटिका में है। विश्व ओजोन सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में बनाया गया। विश्व ओजोन सम्मेलन 16 सितंबर पहली बार 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में मनाया गया, तथा 5 साल बाद एक और सम्मेलन हुआ 22 अप्रैल 1992 में रियो सम्मेलन। 5 साल बाद 22 अप्रैल 1992 रियो सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी दिवस, ये 3 नाम है इसके। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी दिवस का आयोजन हुआ 5 साल बाद। अक्रिय गैसें अब कौन कौन सी हैं उनके नाम भी जान लीजिए। क्रिटोन, जिनोन, जिसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, रेडोन, 3 गैसेज हैं। रेडोन गैस सबसे भारी होती है। सबसे हल्की कौन सी बताई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। सबसे हल्की गैस पहले नंबर पर, फिर दूसरी हल्की गैस। अब यहाँ पे जो है रेडोन सबसे भारी गैस है, जो मिट्टी में पाई जाती है। और वो कहाँ पाई जाती है आप बताएंगे कमेंट में मुझे। वायुमंडल में अचानक रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप के आने का संकेत होती है। यानी वायुमंडल में जब भारीपन आ जाता है तो उससे क्या होता है? भूकंप के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों, हम वायुमंडल पार्ट 2 के बारे में आज पढ़ेंगे, तो ये आपकी सेकंड वीडियो रहेगी और ये बहुत ही छोटी वीडियो है। थर्ड वीडियो का भी आप इंतज़ार कीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियरेंस जिसको बोलते हैं और डीप जिसको बोलते हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगी, ताकि आपके बहुत ही अच्छी तैयारी हो सके और आपके हाथ से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम वायुमंडल पार्ट 2 भी करने जा रहे हैं। जल वाष्प देखते हैं इसमें। वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है अस्थिर घटक, यानी कि आता है चला जाता है, उपस्थित नहीं रहता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 1 से 4% तक हो सकती है, लेकिन यह घटती बढ़ती रहती है।
सभी मौसमी घटनाएं जल वाष्प की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि मौसमी घटनाएं जल वाष्प की उपस्थिति के कारण होती है। घटनाएं कब होती हैं? जब बारिश आती है। वायुमंडल की संरचना देख लीजिए। अब क्या है? वायुमंडल की संरचना दो भागों में इसको बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल। वायुमंडल दो प्रकार का होता है, सममंडल और विषम मंडल। वायुमंडल की परतें अब देख लेते हैं। वो भाग थे उसके, ये परतें हैं, ध्यान रखिएगा। परतों के बारे में पूछा जाए तो वो भी मंडल ही है, और जो भाग हैं वो भी मंडल है। लेकिन अगर जो भाग दो टुकड़ों में करेंगे तो आप इससे लगा लीजिए ऑड इवन के तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, सममंडल और विषम मंडल। अब परतों की बात अगर हम करते हैं तो शोभ मंडल पहला पार्ट है इसका, जो हमारे यहाँ ज़मीन से लेकर कितनी ऊंचाई तक होता है? एटलीस्ट कम से कम 18 किलोमीटर तक, कम से कम 18 किलोमीटर तक होता है, 13 किलोमीटर तक भी होता है। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। ये सभी सममंडल में आते हैं। यानी कि इसमें आने वाले कौन कौन से हैं? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब विषय मंडल में कौन आता है? आयन मंडल और बाह्य मंडल, बाहरी मंडल जिसको बोल सकते हैं, जिसमें अंतरिक्ष होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कितने मंडल और परतें होती हैं वायुमंडल की? 5 परतें होती हैं। 2 भाग होते हैं, दोनों भागों में 3 करके और 2 करके 5 इसकी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। चलिए अब 1 बाय 1 हम इनकी डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। सममंडल का पहला पार्ट है शोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। ट्रोपोस्फियर। ऊंचाई है इसकी भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक है। ध्रुवों से यानी एक्सिस से इनकी 8 किलोमीटर तक है। पोल से बोल सकते हो, भूमध्य रेखा से बोल सकते हो। ये पोल से है, ये ये भूमध्य रेखा से है और ये पोल से है। इनकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें हम तो कम से कम ऊंचाई इनकी 13 किलोमीटर होती है। सर्वाधिक गैसों का मिश्रण शोभ मंडल में पाया जाता है। जितने भी गैसेस होती हैं मैक्सिमम शोभ मंडल में पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर में। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। यानी जितने मौसम बदलते हैं वो सारे शोभ मंडल में बदलते हैं। तापमान की सामान्य ह्रास दर पर यानी कि नॉर्मल लॉज रेट ऑफ टेम्परेचर इस मंडल में कार्य करती है। यानी कि घटता गिरता है जो तापमान वो इसी मंडल में होता है। प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीमीटर जो है तापमान इसका जो है घट जाता है, और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान जो है बढ़ जाता है। 6 से 5 सेल्सियस तो इसका तापमान घट जाता है। कहाँ? प्रत्येक 1000 की ऊंचाई पर। 1000 पे 6.5 घट जाता है, और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते ही ये 1 सेल्सियस तापमान है जो इसका इतना घटता है। अब शोभ सीमा कहाँ तक है? इस पर तीव्र गति से चलने वाली पवनें जेट धाराएं बोलते हैं, जिसको कि शोभ सीमा पर चलने वाली धाराओं का क्या नाम होता है? जेट धाराएं, जेट। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो समताप मंडल भी सममंडल का सेकंड पार्ट है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल होता है। तापमान की सामान्य ह्रास दर कार्य नहीं करती। यहाँ पर तापमान घटता बढ़ता नहीं है। इस मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे इसमें घटने का कोई दिखाया नहीं गया। क्योंकि 90% जो ओजोन है, 90% जो ओजोन है इसी समताप मंडल में पाई जाती है। यानी कि शोभ मंडल में क्या होता है? तापमान घटता बढ़ता रहता है। इसमें तापमान इसके ऊपर जाने पर बढ़ता है। इसमें ओजोन मंडल यानी ओजोन परत भी पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन मंडल परत भी पाई जाती है, इसलिए इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए इसको। समताप यानी कि यहाँ पे जो ताप है, तापमान है, बराबर रहता है ओजोन मंडल की वजह, ओजोन लेयर की वजह से। इस मंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल पर कोई भी मौसमी बीमारी नहीं पाई जाती है। रसायन मंडल होता है, कोई मौसमी बीमारी इस पर नहीं पाई जाती। यह एक शांत परत है, इसलिए जेट
और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए अनुकूल होती है। यानी कि यहाँ पे जब किसी तरह का कुछ भी तापमान में परिवर्तन होता ही नहीं है तो यहाँ पे जहाज़ों के उड़ने के लिए अनुकूल होता है, इसलिए जहाज़ इसमें समताप मंडल में उड़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य मंडल, यानी कि सममंडल का थर्ड पार्ट है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है, यानी कि हम 13 से 50, 50 से अब 80 पे आ गए हैं। मध्य मंडल यानी कि बीचों बीच आ गए हैं, आसमान में बीचों बीच आ गए हैं, तो संभल के रहिए। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। तापमान ऊपर जाने पर तापमान घटने लगता है, यानी यहाँ पे तापमान घटता है। एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो है वो भी घटती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जम जाएंगे। उल्कापिंड की घटना इसी मंडल में दिखाई देती है। जितने भी उल्कापिंड आते हैं सारे मध्य मंडल में ही आते हैं। आयन मंडल हम बात करें, ये है विषम मंडल का फर्स्ट पार्ट। ऊंचाई इसकी मध्य मंडल की 80 थी, 80 से 640 किलोमीटर तक, यानी 80 से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है आयन मंडल की। गैसों के आयन इस पाए जाते हैं, इस कारण इसका नाम जो है आयन मंडल, यानी कि इसमें गैसेस के आयन पाए जाते हैं, इस कारण इसको आयन मंडल कहा जाता है। तापमान इसका जो है 1000 से 14 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस कारण इसको ताप मंडल भी कहा जाता है। यानी कि आयन मंडल का 80 से 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। इसमें आयन होने के कारण इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। फिर इसमें सेल्सियस जो है तापमान भी ज़्यादा है, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए इसको ताप मंडल भी कहते हैं। इसमें अरोरा की घटनाएं होती हैं, जैसे इसके भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं इसमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि अरोरा बोरेलिस उत्तरी ध्रुव में यानी नॉर्थ पोल में होता है, दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, वो बोरेलिस था, ये ऑस्ट्रेलिस होता है। ये अरोरा की घटना इसमें होती है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, कौन करता है, आयन मंडल, जिससे यह दूर संचार में भी सहायक होती है। यानी कि सिग्नल जो दूसरे देशों से हम बात करते हैं संचार द्वारा, तो ये आयन मंडल में, यानी कि आइए हम बात करते हैं, आ से इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। आयन मंडल की अनेक परतें होती हैं, जैसे डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत, डी ई एफ जी, ये इसकी परतें होती हैं। अब हम विषम मंडल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि बाहरी मंडल या बहिर्मंडल बोला जाता है। बहिर्मंडल यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। यह परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई होती है। इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण करते हैं, हमारे सैटेलाइट्स। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अब इसमें तापमान जो है बढ़ता है, 2 में तापमान बढ़ता है। मैंने फर्स्ट में किस में तापमान को बताया था बढ़ता हुआ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको और नॉलेज या फिर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ना तो कोई मूर्ख होता है, ना ही कोई विद्वान होता है। मुझसे ज़्यादा जानकारी बेहतर आपको भी हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।